हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कृषि में समर्थन मूल्यों की बात कर रहे थे कि कृषि में समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं ताकि कृषक क्योंकि भारत में कृषक जो हैं वो बहुत समृद्ध और उस वर्ग में नहीं आता है। प्रायः 80% कृषक ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। इसलिए उनको अपनी फसलों का जायज़ या लाभप्रद मूल्य मिले, ये बहुत आवश्यक है ताकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, है ना। जो नई कृषि पॉलिसी आई है उसमें जो अब आप सुन रहे होंगे, नई कृषक नीति या कृषि नीति जो आई है उसमें जो इतनी सारी जो विरोध दर्ज किए गए और इतने लंबे चौड़े प्रदर्शन हुए, वो सिर्फ इसीलिए हुए कि उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की बात नहीं है ना। क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी देते हैं कृषक को उसकी फसल का बिल्कुल परफेक्ट और लाभ मिलाते हुए उसका मूल्य प्राप्त हो। तो अब कृषि निकासी मूल्य की हम बात करेंगे। केंद्रीय निकासी मूल्य, सेंट्रल इशू प्राइसेस, है ना। कि केंद्रीय निकासी मूल्य वे मूल्य होते हैं जिस पर सरकार केंद्रीय भंडारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा रोलर आटा मिलों के लिए अनाज जारी करती है। ये मूल्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों और अन्य एजेंसियों को अनाज देते समय लगाए जाते हैं। प्रायः ये बाजार मूल्य से नीचे होते हैं। ये केंद्रीय निकासी मूल्य राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले मूल्यों को भी प्रभावित करते हैं। राशन के खुदरा मूल्य ऊपर वर्णित केंद्रीय निकासी मूल्यों से थोड़े से ऊंचे होते हैं। सरकार को अनाज के संग्रह व वितरण का व्यय निश्चित करना चाहिए ताकि खाद्यान्नों पर जो सब्सिडी दी जाती है उसे बढ़ने से रोका जा सके। बेसिकली आप इसको ऐसे समझें कि राशन के लिए जो दिया जाता है अनाज, उसके मूल्य हैं। तो ये डिफरेंट प्राइसेस हैं 1991 की और 2012 और 13 की जो कि निकासी के लिए इसके राशन के मूल्य घोषित किए गए। तो एक तो मूल्य हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि किसान जब बेचता है तो उसके लिए उसको फसल का जो प्राइस मिलता है सरकार की तरफ से, वो एक हो गया केंद्रीय निकासी मूल्य। फिर हुआ बाजार मूल्य। बाजार मूल्य का अर्थ है वो जो बाज़ार में तय होता है मांग और पूर्ति की शक्तियों से, है ना। जैसे आप देखते हैं प्याज के प्राइस बढ़ गए, घट गए, चावल के प्राइस बढ़ गए, घट गए, वो बाज़ार में बफर स्टॉक के हिसाब से चलता है। चीज़ें ज़्यादा सप्लाई हो जाती हैं तो कीमतें नीचे आ जाती हैं, और जब चीज़ें कम सप्लाई होती हैं तो कीमतें ऊपर चली जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार सरकार के समक्ष न्यूनतम समर्थन मूल्यों अथवा वसूली मूल्यों, केंद्रीय निकासी मूल्यों व राशन की दुकानों पर खुदरा मूल्यों के निर्धारण की समस्या आती है। अब पहले कृषिगत मूल्य आयोग जो पहला बना, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, वो इस संबंध में सरकार को सलाह देता था कि प्रतिवर्ष वसूली मूल्य क्या तय हों। फिर 1985 में कृषिगत मूल्य आयोग का नाम बदल करके कृषिगत लागत व मूल्य आयोग कर दिया गया, क्योंकि उसमें लागत को जोड़ा गया, है ना। तो यह मूल्य निर्धारण में उत्पादन लागत, चुकाई गई लागतों व स्वयं की परिसंपत्तियों के अनुमानित मूल्यों, इनपुट कीमतों के परिवर्तनों, मूल्यों की समानता, मांग व पूर्ति की दशाओं, विभिन्न फसलों की कीमतों की परस्पर समानता, औद्योगिक लागत ढांचे पर पड़ने वाले प्रभावों, सामान्य मूल्य स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों, जीवन व्यय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों तथा कृषक द्वारा चुकाई गई कीमतों व प्राप्त कीमतों की समानता आदि सभी पर ध्यान देता है। यानी कि जो ये आयोग बनाया गया, ये सारा का सारा कंसिडर करता है कि सारी लागतें, जो प्रभाव, उन सबको कंसिडर करके कृषि की मूल्य जो है वो तय किए जाते हैं, है ना। 1991 से 2014 के फसल के वर्षों के आधार पर विभिन्न फसलों के वसूली मूल्यों और न्यूनतम समर्थन मूल्य हमने दिए। पिछले इसमें मैंने बताया था आपको। इसका आशय यह है कि गेहूं के वसूली मूल्य 1400 रुपये प्रति क्विंटल फसल वर्ष 2013-14 के लिए और बिक्री वर्ष 2014-15 के लिए दिए गए हैं, है ना। ये जो दिए गए हैं आपको, ये देखिए, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए गए, है ना। अब देखिए, गेहूं का जो वसूली मूल्य है वो
225 रुपये प्रति क्विंटल था, जो कि बढ़ाकर के 1350 रुपये प्रति क्विंटल, फिर 1400 रुपये प्रति क्विंटल। इस प्रकार से सभी के ये जो इतनी वृद्धि की गई वो इस प्रकार से की गई है। देखिए ये सारे आप देख सकते हैं 1990-91 की तुलना में 10 साल में काफ़ी वृद्धि की गई, ताकि कृषकों को काफ़ी फ़ायदा प्राप्त हो सके, है ना। अब हम एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं इस तालिका से कि लगातार मूल्यों में वृद्धि की गई, और गेहूं और अन्य सारी फसलों के मूल्यों से आप देख सकते हैं कि किसानों को काफ़ी फ़ायदा देने का प्रयास किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्यों अथवा वसूली मूल्यों में वृद्धि की मांग सही है या गलत, ये भी एक क्वेश्चन है ना, कि किया जाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि कृषि में अगर फसलों की कीमतों को बढ़ाया जाता है तो फर्दर जो और वो उपभोक्ताओं को जो वो फसल प्राप्त होगी, या वो जो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदेंगे तो उसकी कीमतें बढ़ी हुई हो सकती हैं। तो आजकल न्यूनतम समर्थन मूल्यों को वसूली मूल्यों में परिवर्तित कर दिया गया है। अब हमें ये देखना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की मांग का क्या औचित्य है, क्यों की जाती है। एक तो कृषि इनपुटों की लागत में वृद्धि होती है, यानी कि जो कृषि में लागत में जो चीज़ें लगेंगी, जैसे पावर है, डीजल है, उर्वरक के भाव हैं, ट्रैक्टर है, कृषिगत मशीनरी, उन सब की, कीटनाशक दवाएं हैं, इन सब की भी लागतें निरंतर हर साल बढ़ती हैं। इसलिए कृषिगत मूल्यों को लगातार रिवाइज करना ज़रूरी है ना। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में गन्ने के उत्पादन में ट्रैक्टर का उत्पादन लागत में भार करीब 0.28% रहा। आंध्र प्रदेश में कपास में इसका 0.7%, आंध्र प्रदेश में धान में 1.47% रहा है। जब उत्पादन की कुल लागत में इनका भार बहुत कम होता है तो इनके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि से भी कृषिगत लागत पर इस पर कम प्रभाव पड़ेगा। समझे आप, मतलब ट्रैक्टर का प्रयोग ही नहीं हो रहा, तो जब ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं हो रहा तो ट्रैक्टर की कीमत बढ़ने से भी जो फसल है कृषि की उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। यानी हर फसल के लिए उसमें जो प्रयोग में आने वाले लागतों के लिए साधन हैं उनको देखा जाता है कि किस फसल में ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा उसकी लागत होगी, वहाँ पावर का सेक्टर ज़्यादा होगा। किसी फसल में ट्रैक्टर का उपयोग ज़्यादा है तो ट्रैक्टर की लागत का उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो हर फसल के अनुसार बहुत ही सिस्टम से देख करके रिसर्च के आधार पर ये किया जाता है। फिर कृषक के पारिवारिक श्रम की लागत सही नहीं लगाई गई है, यानी कि कृषि जो किसान खुद अपने परिवार, मतलब उसका स्वयं का श्रम है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो भी खेत पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजदूरी को भी लगाया जाना ज़रूरी है ना। महंगाई के कारण इस वर्ग के लिए जीवन व्यय सूचकांक काफ़ी ऊंचा हो गया है। तो महाराष्ट्र में कृषक नेताओं ने कृषिगत मजदूरी को जीवन व्यय सूचकांक में जोड़ने की बात कही, और उन्होंने कहा कि हनुमंतराव समिति ने उत्पादन लागत निकालने के लिए नए फार्मूले में पारिवारिक श्रम की लागत मजदूरी पर रखे गए आकस्मिक श्रम को भी इसमें डालने की सिफारिश की। फिर उत्पादकों का यह भी कहना है कि कृषिगत कार्यों में जोखिम और अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है। फसल खड़ी और ओले गिर गए, है ना, फसल खड़ी और बारिश हो गई, लास्ट में फसल कट कर रखी गई और बारिश हो गई, तो कुछ भी हो, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी फसल सरसों खड़ी है और वो उस पर जो कहते हैं उसका कोई कीट इस चेपा कहते हैं, चेपा लग गया तो फसल ख़त्म हो गई। तो जोखिम बहुत बड़ा है, तो उस जोखिम को भी कंसिडर किया जाना चाहिए, इसीलिए इंश्योरेंस की पॉलिसी शुरू की गई। फिर कृषि व गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों के कृषि के विपरीत जाने का भी बहुत बड़ा कारण है। देखिए व्यापार शर्तें अगर हम देखें, व्यापार शर्तों का अर्थ है कि कृषि जो है वो कृषिगत साधन उद्योग में जाते हैं, है ना, और उद्योग से चीज़ें कृषि में आती हैं, है ना। ऐसे हम समझें इसको कि मान लीजिए ब्रेड बनाने की इंडस्ट्री है तो उसमें गेहूँ और आटा आएगा तो कृषि से आया, ठीक है। इसी प्रकार से खेत में मशीनें आईं तो ट्रैक्टर आया और अन्य औजार आए, तो कृषि से बहुत सारा चीज़ें व्यापारिक सेक्टर में जाती हैं या इंडस्ट्री सेक्टर में जाती हैं, और उधर से
इंडस्ट्री सेक्टर से बहुत सारी चीज़ें कृषि में आती हैं। तो कृषि से गैर कृषि क्षेत्र में जाता है और गैर कृषि क्षेत्र से कृषि में आता है। तो ये जो कृषिगत जो सूचकांक है ये दिखाता है कि किस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि कृषि से जो क्षेत्र में जो वस्तुएं जाती हैं और कृषि में जो आती हैं उसमें कृषि के विपरीत है सारा मामला। समझे आप? इसका मतलब कि कृषि में जो औजार वगैरह तो बहुत महंगे आते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे समझें कि कृषक बाजार में कई प्रकार की अंतिम वस्तुएं हैं जो बेचता है। कच्चा माल जाता है, कपास जाता है, तिलहन, गन्ना, ये सब जाता है इंडस्ट्री में। फिर बहुत सारी चीज़ें वो ख़रीदते हैं, जैसे उर्वरक हैं, बीज हैं, मशीनें, पूंजीगत माल, औजार। उपभोग की वस्तुएं कृषक खरीदता है, खाद्यान्न, वस्त्र, तेल। इन सभी के लिए कीमतों के सूचकांक भी तैयार किए गए हैं, है ना। तो हम इसको सूचकांक को अगर देखें तो ये देखिए, कृषिगत पदार्थों का सूचकांक 18.59, जबकि विनिर्मित पदार्थों के सूचकांक 64.97, यानी कि निर्माण सेक्टर जो है वो उसमें उसके फेवर में है सारा, यानी कि कृषि को फ़ायदा नहीं है। अगर हम व्यापार की शर्तों को देखें तो विपरीत में जा रहा है ना। तो इस प्रकार से ये भी देखा जाता है कि इससे ये समझा गया है कि 2005-2006 से 2013-14 तक विनिर्मित पदार्थों की कीमतों का सूचकांक कृषिगत पदार्थों की कीमतों के सूचकांक से नीचे रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यापार की शर्तें कृषि और कृषकों के पक्ष में की गई हैं। यदि यह 65 की जगह 100 से अधिक होता तो व्यापार की शर्तें कृषि के विपरीत मानी जाती। सरकार ने अपनी कृषि मूल्य नीति के द्वारा कृषकों के हितों में परिवर्तन लाने की चेष्टा भी की है ना। अब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भूतपूर्व निदेशक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट IG पटेल ने 18 दिसंबर 1980 को नई दिल्ली में अपने 10वें कोरोमंडल व्यापार व्याख्यान में ये कहा कि मूल्य समर्थन की नीति का उपयोग एक वर्ग के हितों के दृष्टि को रखकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुद्रास्फीति भी एक जटिल समस्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि समर्थन मूल्यों के अवांछित व मनमानी वृद्धि राष्ट्र के आर्थिक हितों के विपरीत होगी और मुद्रास्फीति इससे भड़क उठेगी। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि काली कृषि के वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरे तरह से अर्थव्यवस्था को हम महंगाई के उसमें डाल दें, है ना। अब देखिए, बिचौलियों और के आर्थिक शोषण और मुनाफों को कम करने की आवश्यकता है। कृषिगत मूल्य और लागत आयोग को उत्पादन लागत निश्चित करते समय पारिवारिक श्रम की लागत, जोखिम, परिवहन लागत आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। विपणन व्यवस्था को शोषण से मुक्त करने के लिए मध्यम वर्ग के प्रभाव को कम किया जाना ज़रूरी है। फिर देश में करोड़ों नर नारी को निर्धनता की रेखा से नीचे रहने के कारण आज भी प्रचलित मूल्यों पर अपनी खाद्यान्नों को आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो कृषिगत नीति का मोड़ व झुकाव क्रय शक्ति को बढ़ाने की ओर होना चाहिए। 2002 में प्रोफेसर अभिजीत सेन, जिनको अभी नोबेल मिला है, की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने दीर्घकालीन अनाज समिति पर अंतरिम रिपोर्ट अपनी पेश की थी। उन्होंने अभिजीत समिति ने कहा कि वर्तमान में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इनको जारी रखना चाहिए और न्यूनतम समर्थन कीमतों को C2 उत्पादन लागत से जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें बीज, कीटनाशक दवाएं इत्यादि सब शामिल हों। C2 को आधार बनाने से गेहूं और चावल के वसूली मूल्य घटाने पड़ेंगे। ये दोनों के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास होना चाहिए। इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें उन्होंने कहा और उनका PDS जो प्रणाली है उसका उन्होंने बहुत ही समर्थन किया। फिर भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें कि गेहूं करीब 2.8 करोड़ टन, चावल का वितरण हुआ 2014 में, गेहूं का 4.2 करोड़ टन, कुल 7.0 करोड़ टन का लगभग वितरण हुआ। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें राशन के द्वारा सस्ता गेहूं और चावल दिया जाता है, उसके अंतर्गत, है ना। फिर मिड डे मील में भी इसका उपयोग किया गया।
फिर एक अंत्योदय अन्न योजना व निर्धनता की रेखा के नीचे जो बीपीएल परिवार हैं, प्रति परिवार 35 किलो एवं निर्धनता के ऊपर वालों को 15 किलो से 35 किलो अनाज का आवंटन की बात की गई। बीपीएल परिवारों को 50 लाख टन 2012 तक दिया गया। निर्धनतम जिलों में 21.21 लाख टन का वितरण त्योहारों, आपदा, मिड डे मील इत्यादि में। फिर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 499.42 लाख टन के करीब का वितरण किया गया। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देखिए इतने बड़े देश में इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, तो उसमें कमियां भी रहती हैं जिनको सुधारा जा सकता है। तो काफ़ी अनाज बाज़ार में बेचने के लिए हस्तांतरित होता रहा है, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को समय पर अनाज नहीं मिल पा रहा। ऐसा बहुत बार हुआ। भारत में अनाज के संग्रह की उचित व्यवस्था नहीं है, बहुत सारा नष्ट हो जाता है। काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। अनाज की गुणवत्ता, अच्छा क्वालिटी का अनाज कई बार नहीं आ पाता। बीपीएल परिवारों की सब्सिडी की राशि नकद रूप में दे दी जाए, ये भी एक बहुत सारे इसमें विचार हैं जो कि कमियों को पूरा कर सकते हैं। अभाव की स्थिति में सरकार अपने खाद्यान्न के भंडार में से कई स्थानों पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराए इत्यादि। ठीक है, तो ये समर्थन मूल्य का आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।